स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोक साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और उनमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें परीक्षाओं के दौरान ध्यान रखनी होगी वो आप इसमें देख पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कहीं नोट कर लीजिए ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपके पास ये सारे फैक्ट्स हो, क्योंकि ये प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित तथ्य हैं। देखते हैं, प्रश्न है लोकोक्तियों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके पहले हम देखेंगे कि हम शुरुआती जो भूमिका का हिस्सा होता है, यानी हम प्रश्न में जो पूछा गया है उसके परिचय के विषय में क्या लिखते हैं। हम लिख सकते हैं कि लोकोक्तियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत साहित्य में इनका विशाल भंडार उपलब्ध होता है। तो ये प्रामाणिक पुस्तकों में ये बात लिखी गई है कि संस्कृत साहित्य में विशाल भंडार उपलब्ध होता है जिसमें लोकोक्तियाँ काफ़ी प्रयोग की गई हैं। लोकोक्तियों की विशेषता के संदर्भ में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय क्या लिखते हैं, अब वो हम देखते हैं। वे लिखते हैं, इनकी दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम मेंशन करना चाहें अपने उत्तर में परिभाषा के रूप में तो हम लिख सकते हैं कि कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि इनके द्वारा किसी कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इससे भाषा में बल आता है और यह श्रोताओं के हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। यानी लोकोक्तियाँ क्या कहती हैं? लोकोक्तियाँ एक बड़े जनमानस के बहुत पुराने जो संचित अनुभव हैं उनका एक प्रतीक के रूप में है। तो इनके प्रयोग से हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उस कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, भाषा में ताकत आ जाती है और यह श्रोताओं के हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। दूसरी बात कृष्णदेव उपाध्याय जी ने लिखी, लोकोक्तियाँ अनुभव सिद्ध ज्ञान की निधि है। यानी जो लोकोक्तियाँ हम प्रयोग करते हैं अपने लोक की उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो दरअसल समाज के पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त जो अनुभव है, अनुभवों में सिद्धि, उस तरह के ज्ञान की निधि है लोकोक्तियाँ। अब इतना परिचय देने के बाद हम देखते हैं लोकोक्तियों की विशेषताएं क्या है, वो बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि लोकोक्तियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब जब विशेषताएं हों, प्रवृत्तियां हों, उदाहरण हों, इन सबको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। हम पॉइंट्स में विशेषताओं को लिख करके देखते हैं। लोकोक्तियों की पहली विशेषता है उसकी समास शैली। इनका आकार छोटा होता है किंतु इनमें जो भावराशि होती है उसमें व्यापकता होती है। यानी देखने में लोकोक्तियाँ बहुत छोटी लगेंगी लेकिन उनमें जो भाव की राशि है वो बहुत व्यापक है। आप अगर ध्यान से याद कर पाएँ, स्मरण कर पाएँ तो शुक्ल जी की जो निबंधों की शैली है उसको सामासिक शैली कहते हैं। कहते हैं कि शुक्ल जी ने एक एक वाक्य, और शुक्ल जी अच्छे निबंधों की विशेषता भी ये बताते हैं कि जिसमें वाक्य दबा दबा के कसे गए हों, भरे गए हों, ऐसी कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली बात कहने की जो क्षमता होती है वो समास शैली की होती है। तो लोकोक्तियों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें अर्थ विस्तार की संभावना अधिक होती है। छोटी सी लगने वाली कोई लोकोक्ति, उसको आप अर्थ विस्तार दें तो आप व्यापक एक पैराग्राफ या उस पर कोई बड़ा सा निबंध कुछ भी लिख सकते हैं। इतने अर्थ विस्तार की शक्ति होती है इनमें। तीसरी विशेषता की बात करें तो लोकोक्तियों में मानव समाज की अनुभूतियों का गहन रूप एवं उनका निरीक्षण के पश्चात ही स्थापना होती है। यानी लोकोक्तियों में मानव जीवन की गहन अनुभूतियाँ व्याप्त होती हैं और उन अनुभूतियों का गहन निरीक्षण करता है समाज की परंपराएं। उसके पश्चात स्थापना करती हैं कि पूर्व दिशा से हवा चलने पर क्या, पश्चिम दिशा से हवा चलने पर क्या होता है। बहुत सारी मान्यताएं अनुभव सिद्ध हैं, वो ज्ञान अनुभव सिद्ध हैं। तो ये चीज़ें आपको लोकोक्तियों में दिखाई पड़ेंगी। चौथी विशेषता की बात करें तो इनकी एक अन्य विशेषता होती है सरलता। ये लोकोक्तियाँ बड़ी सरल भाषा में निर्मित होती हैं क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो ऐसा कि हम लोकोक्ति अगर कह रहे हैं तो वो सामने वाला जो जन समुदाय है, सामने जो भी समाज है, वो उसको रिलेट कर सके।
तो रिलेट करने वाली जो भाषा होगी वो बहुत आसान और सरल होगी। तो इन 4 प्रमुख विशेषताओं को आप लोकोक्तियों के संदर्भ में उल्लेख कर सकते हैं और फिर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोकोक्तियाँ प्राचीन समय से ही मानवीय अनुभूतियों का सरल भाषा में गहन अर्थों का स्थापन है। लोकोक्तियों का गहन निरीक्षण ही स्थापित और प्रचलित सत्य के रूप में लोकोक्ति कही जाती है। जो लोक की अनुभूतियाँ हैं उनमें जो उनके गहन निरीक्षण के द्वारा स्थापित और प्रचलित जो सत्य हो जाता है वही लोकोक्ति कहलाती है। किसी समाज और जाति के अनुभवों और ज्ञान राशि के अध्ययन में ये लोकोक्तियाँ बेहतर माध्यम सिद्ध होती हैं। तो ये किसी भी समाज की स्टडी करनी हो, किसी समाज की परंपराओं का, मूल्यों का, ज्ञान संपदा का अगर आपको अध्ययन करना है या किसी जाति विशेष का, तो उनमें जो व्याप्त लोकोक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि इनके यहाँ ज्ञान परंपरा का ये रूप दिखाई पड़ता है। तो लोकोक्तियाँ इस रूप में बहुत उपयोगी हैं। तो आप देख रहे थे कि लोकोक्तियों की क्या विशेषताएं हैं, लोकोक्तियाँ कहते किसे हैं, हमने वो बात की। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुहावरों से जुड़ा हुआ। साहित्य, लोक साहित्य के अंतर्गत मुहावरे से क्या आशय है। हम मुहावरा शब्द प्रयोग में लाते हैं, मुहावरों से हम परिचित हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मुहावरे दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन मुहावरों को अगर परिभाषित करना होगा तो आप उसे कहेंगे कैसे, उसके विषय में उत्तर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ प्रामाणिक पुस्तकों से उसके विषय में कुछ जानकारियाँ आपके लिए लेकर के एक मॉडल आंसर के रूप में मौजूद हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। यही एक पक्की जानकारी हो गई। मुहावरे से आशय क्या है, तो पहली बात तो ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करना। ये मुहावरे का अरबी में अर्थ है। अंग्रेजी में इसे इडियम कहते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार मुहावरे के अर्थ में अभिधेयार्थ से कुछ विभिन्नता होती है, यानी जो अभिधा में कहा जाए उससे काफ़ी विभिन्नता होती है। सीधा सीधा अभिधा का अर्थ मुहावरों से नहीं निकलता है। अतः इसके अर्थ की सिद्धि लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के ऊपर अवलंबित रहती है। ये कृष्णदेव उपाध्याय जी का कथन है, जिसमें वे कह रहे हैं कि अभिधा से अलग होता है मुहावरों का अर्थ, और इस अलगाव से क्या सिद्ध हो रहा है कि लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के ऊपर इसके अर्थ की सिद्धि निर्भर करती है। अर्थात मुहावरा अभिधा द्वारा दिया जाने वाला सीधा अर्थ न होकर लक्षणा और व्यंजना पर बल देता है। तो हम यहाँ पर इतनी बातें लोक साहित्य के अंतर्गत मुहावरे के विषय में कर सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कैसे अभिधा नहीं है, लक्षणा और व्यंजना की ओर जा रहा है। जैसे एक मुहावरा है 9 2 11 होना। तो जब आप अभिधा के रूप में सीधा सीधा देखेंगे तो 9 + 2 = 11 हो ही जाएगा ना, 9 + 2 = 11। तो अभिधा का अर्थ तो 11 बता रहा है, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ दूसरा है। दोनों का जोड़ तो 11 होगा, किंतु इसका जो व्यंजित अर्थ है, व्यंजना में जो अर्थ आ रहा है भाग जाना, इसीलिए 9 2 11 होना माने भाग जाना। तो सीधा सीधा अभिधा में अगर हम आएंगे तो 9 2 माने 11 होना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। लेकिन व्यंजित हो रहा है भाग जाना, इसका अर्थ रूढ़ है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे कि मुहावरों की परिभाषा क्या दी जा सकती है। तो कृष्णदेव उपाध्याय जी ने मुहावरे की परिभाषा बताई है। क्या है परिभाषा, ध्यान से देखेंगे। वे कहते हैं कि मुहावरा किसी बोली या भाषा में प्रयुक्त होने वाला वह अपूर्ण वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सतेज, रोचक और चुस्त बना देता है। ये इसकी परिभाषा है। यानी जैसे ही आप मुहावरा प्रयोग करते हैं, एक तो उत्सुकता, कौतूहल बढ़ जाता है, ऊपर से
कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली बात होती है तो वाक्य सबल हो जाता है, उसमें बल आ जाता है, तेज बढ़ जाता है, रोचक और चुस्त हो जाता है। तो ये परिभाषा याद कर लेंगे मुहावरे के विषय में। अब हम इसको व्याख्यायित करते हुए लिख सकते हैं कि कृष्णदेव उपाध्याय जी का कहना है कि मनुष्य विभिन्न कारणों से या किसी दबाववश कई बार अपने भावों को स्पष्ट किसी से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, कह नहीं पाता। कई सारे कारण होते हैं, इसलिए जब वह उन बातों को गोपनीय ढंग से प्रस्तुत करता है तब मुहावरों की उत्पत्ति होती है, ज़रूरत पड़ती है। यानी इसलिए वह उन बातों को गोपनीय ढंग से कहता है क्योंकि कई सारे कारण हैं, कई सारे बाह्य दबाव हैं जिसकी वजह से वो स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है। यह गोपनीयता दुरूह नहीं होती बल्कि सरल एवं सहज ढंग की भाषा में प्रकट होती है। वाणी एवं भावों का रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय ढंग से कहे जाने की ये प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य में सिद्धों और हिंदू तांत्रिकों के प्रभाववश प्रचलन में दिखाई पड़ती हैं। अब आप ध्यान देंगे तो सिद्धों और नाथों के यहाँ गूढ़ रचना सिद्धांत, गूढ़ साधना पद्धति माने जो गूढ़ साधना पद्धति है, जनता पर प्रभाव डालने वाली रहस्यपूर्ण बातें वे करते थे। तो एक परंपरा के रूप में सिद्धों और हिंदू तांत्रिकों की ये बातें, उनकी शैली प्रचलित थी और ये पहेलियों में, मुहावरों में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण पहेलियों और मुहावरों में रहस्य की प्रवृत्ति होती कि असल में इसका क्या अर्थ है। लोग जानना चाहते हैं कि इस पहेली का क्या अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ऐसे ही सिद्ध और नाथ और हिंदू तांत्रिक उस दौर में आदिकाल के अंतर्गत अपनी शिक्षाओं का चमत्कारपूर्ण प्रभाव डाल रहे थे। तो आपने पढ़ा होगा शुक्ल जी की पुस्तक में, तो वो सारी बातें आई होंगी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा आदिकाल में सिद्धों और हिंदू तांत्रिकों के दौर में इस तरह की रहस्यपूर्ण बातें होती थी गोपनीय ढंग से। अतः निष्कर्ष के रूप में लिखें तो अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में सिद्धों और नाथों के दौर में से रहस्यपूर्ण वाणियों का जो प्रादुर्भाव हुआ उसका प्रभाव जनमानस में मुहावरे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये बात हम मुहावरे के विषय में कहते हुए कि मुहावरे से क्या आशय है, उसके उत्पत्ति के विषय में भी हमने देखा कि किस भाषा से आया हुआ शब्द है, इसका क्या अर्थ है। तो साथियों, जब इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन परिभाषाओं को आप एक जगह लिख लेंगे तब आप देखेंगे कि आप अपना उत्तर बेहतर लिख पाएंगे। यहाँ पे लगभग 200 से 250 शब्दों में ये सारी बातचीत कही गई है। आप इनके अनुसार पैराग्राफ छोटे छोटे रख के, वाक्य छोटे छोटे रख के, कुछ पॉइंट्स दे करके, हाशिया अच्छे से बना करके जो आप स्केल से बनाएंगे, अपने उत्तर को अधिक प्रभावशाली कर सकते हैं। उम्मीद है ये एक मॉडल आंसर के रूप में लोक साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। परीक्षाओं में संभावनाएं हैं कि 125 शब्दों के अंतर्गत इसे पूछा जाए या फिर 200 शब्दों के अंतर्गत प्रश्नों में भी पूछे जाने की संभावनाएं इन सबकी हैं। चाहे लोक काव्य की, लोक साहित्य की प्रवृत्तियाँ हो, लोक साहित्य की विशेषताएँ हों, लोक नाट्य के रूप हों, लोक नाट्य की शैली के विषय में बातचीत हो, लोक गाथा किसे कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन्हें अच्छे से ध्यान कर लें, ध्यान से रख लें। हम ग्रुप में लोक साहित्य पर आधारित जो भी प्रश्न अब तक हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं उन्हें एक साथ एक PDF में आपके लिए भेजने जा रहे हैं। आप उसे देखें, चाहे तो प्रिंट करवा के रख लें, चाहे उसे अपनी हैंडराइटिंग में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कि आप अपनी हैंडराइटिंग में इन सारे तथ्यों को लिखें और लिख करके प्रयास करें कि आप लाइन सीधी पंक्ति में लिखते हैं, आप अशुद्धि कम रखते हैं शब्दों में, की और की दोनों में अंतर हो, छोटी और बड़ी की, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ छोटी छोटी जो हैं वो वाक्य में खटकती हैं और खटकने के कारण जैसे आप 2 शब्दों को इस्तेमाल करके कोई विषय वस्तु लिखें तो हाइफन ज़रूर दें। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भाषा की वर्तनीगत शुद्धि, आपके विचारों की तारतम्यता और तथ्यात्मक जानकारी, ये सारी बातें आपके उत्तर को बेहतरीन और प्रभावशाली बनाएंगी। तो कोशिश करेंगे कि और बेहतर ढंग से आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रयास करते रहिए, बिना हताश हुए, बिना परेशान हुए, लगातार लिखें और लिखें, खूब लिखें,
जिससे राइटिंग भी अच्छी हो। नमस्कार।